हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक वर्मा। आप रतन टाटा को जानते होंगे, आप धीरू भाई अंबानी को जानते होंगे, आप महिंद्रा ग्रुप को जानते होंगे। लेकिन जो ये फील्ड है, इस फील्ड की जिसने नींव रखी, शायद आप उस व्यक्ति को नहीं जानते होंगे, जिसकी शानो शौकत, जिसका आदर सम्मान आज के बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि रतन टाटा, बिरला, कुछ ऐसा ही सम्मान, कुछ इसी प्रकार का रसूख अंग्रेज़ों के समय उस व्यक्ति का था। शायद इसी के कारण ब्रिटेन की महारानी उसको प्रिंस कहा करती थी। तो चलिए आज हम उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे, जिनका नाम द्वारिकानाथ टैगोर था, जो कि उस समय के एक जाने माने बिजनेसमैन हुआ करते थे, जिनके ब्रिटेन तक में चर्चे थे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो द्वारिकानाथ टैगोर थे, उनके बेटे का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा को गठित किया था, जिसका उद्देश्य ही धर्म ग्रंथों व उपनिषदों को समझना था। और इन्हीं के लड़के थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि लिखा, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। और इनके लड़के थे गीतेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने एक असमिया लड़की से विवाह किया और इस विवाह से शर्मिला नाथ टैगोर पैदा हुई, जो कि एक बॉलीवुड की अभिनेत्री है। और इस बॉलीवुड अभिनेत्री ने मंसूर अली पटौदी नाम के एक व्यक्ति, जो कि एक क्रिकेटर है, उससे विवाह कर लिया, जिसके कारण यह हिंदू से इस्लाम में परिवर्तित हो गई। और इसी के कारण इस विवाह से सैफ अली खान और सोहा अली खान पैदा हुए। तो ये कुछ इस प्रकार से फैमिली ट्री था। बाकी आपको फैमिली ट्री इसका पता होगा। चलिए हम बात कर रहे थे द्वारिकानाथ टैगोर की, जो कि पश्चिम बंगाल में ही पैदा हुए थे। ये बचपन से ही कोषाग्र बुद्धि के थे और स्वभाव से चंचल किस्म के थे। चूँकि इनके घर के सभी लोग वैष्णव धर्म से जुड़े थे, इसके कारण इन्होंने बहुत सी धर्म ग्रंथ की किताबों को पढ़ा। इसके कारण इनके जीवन में बहुत ही जल्दी स्थिरता आ गई और ये पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी कंपनी यानी कि मैकिन्ताश से जुड़े, जो कि नील और रेशम का कार्य करती थी। इन्होंने अपनी ईमानदारी और मेहनत से बहुत सारा धन जुटाया और अपना स्वयं का व्यवसाय चालू कर दिया। और इस व्यवसाय के दौरान ही वह सुप्रीम कोर्ट के फार्गुसन नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आए, जो कि एक बैरिस्टर था। और इस बैरिस्टर के संपर्क में आते ही उन्होंने बहुत से कानूनी दाव पेच को सीखा और इन सभी दाव पेच का उपयोग उन्होंने बंगाल बिहार के जमींदारों को सलाह देने के रूप में किया, जिससे कि उन्हें बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। और इन सभी धन का उपयोग उन्होंने मैकिन्ताश के शेयर खरीदने में किया और इस शेयर का उपयोग उन्होंने अन्य दूसरे कामों में किया। इस प्रकार से उन्होंने कई बार शेयर खरीदे और बेचे। इससे जो फायदा हुआ उसका उपयोग उन्होंने यूनियन बैंक को खोलने में किया। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि अगर आप सोच रहे होंगे कि ये आज के समय वाला यूनियन बैंक है, तो आप गलत हैं। ये बंगाल में खोला गया उस समय का यूनियन बैंक था, जिसमें बहुत सारे जमींदार अपने पैसे को ब्याज के रूप में जमा करते थे और द्वारकानाथ टैगोर इस ब्याज का पैसा गरीबों में दान कर देते थे। और इसी बीच वह ईस्ट इंडिया कंपनी के संपर्क में आए, जिसके कारण इनका उठना बैठना अंग्रेजों के साथ होने लगा, जिसके कारण ये मांस मदिरा भी करने लगे, जिसका विरोध इन्हें अपने परिवार से भी करना पड़ा, जिसकी वजह से ये अपने परिवार से काफ़ी अलग थलग रहने लगे और अपना पूरा ध्यान काम पर कर दिया। उस समय उन्होंने देखा कि वित्तीय क्षेत्र की महसूस किया। उन्होंने 1822 में ब्रिटिश व्यापारियों के साथ ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना की। यह कंपनी धनी व्यक्तियों के साथ साथ व्यापारियों और उनके जहाज़ों को जीवन बीमा उपलब्ध कराती थी। और इसी तरह उन्होंने देखा कि भाप इंजन कोयले पर निर्भर होता है, तो उन्होंने इंजनों को आग लगाने के लिए बंगाल में कोयला खदानें भी खरीदी, जो उन्होंने भारत में सबसे बड़ी और सबसे कुशल कोयला खदानों में विकसित की। ये प्रसिद्ध रानीगंज कोयला खदानें हैं, जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण खानों में से एक है, जो कि आजकल कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन आती है। इसी तरह 1833 में द्वारिकानाथ टैगोर ने केयर टैगोर एंड कंपनी को खोला, जिससे कि फोर्ट विलियम के आसपास की सारी ज़मीन को खरीद लिया गया और बचे हुए पैसे का उपयोग इन्होंने चीनी मिल में कर दिया। और इसी बीच वह राजा राम मोहन राय के संपर्क में आए, जो कि उस समय ये हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए एक समाज का निर्माण किया था, जिसका नाम था ब्रह्म समाज। और द्वारिकानाथ टैगोर इसी ब्रह्म समाज से जुड़कर अपने सारे धन का उपयोग इसकी फंडिंग के लिए करने लगे। और यहीं से उनके दिमाग में विचार आया कि मुझे समाज सेवा करना चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुत से स्कूल खोले, बहुत से अस्पताल खोले और यहीं से इन्होंने समाज सेवा के कार्य प्रारंभ कर दिए।
इसी तरह इनकी उपलब्धियों में से एक इनका 1828 में प्रथम भारतीय बैंक निदेशक बनना भी था तथा जब यह भारत के लिए और अधिक कार्य करना चाहते थे और लोगों में फैली रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए इन्होंने विदेश जाने का निर्णय लिया। चूंकि उस समय भारत के लोगों में यह विचार हो चुका था कि समुद्र पार करना यानी धर्म भ्रष्ट करना है, जिससे कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। चूंकि द्वारिकानाथ टैगोर से पहले राजा राम मोहन राय ने यही कार्य 1833 में किया था और ब्रिटेन में जाकर उनकी मृत्यु हो गई, जिससे कि लोगों की सोच सच में बदल गई। इसी के कारण द्वारिकानाथ टैगोर ने 1842 में ब्रिटेन जाना तय किया और जब वे ब्रिटेन पहुंचे तो वहाँ के अंग्रेज इनके हाव भाव, पहनने ओढ़ने के तरीके से काफ़ी प्रभावित हुए। इसलिए शायद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने इनको अपने राजमहल में बुलाया और जब यह राजमहल पहुँचे तो महारानी विक्टोरिया भी इनसे काफ़ी प्रभावित हुए। शायद इसी के कारण वहाँ के अंग्रेज इन्हें प्रिंस द्वारिका कहकर संबोधित करने लगे। इस प्रकार से द्वारिकानाथ टैगोर ब्रिटेन में रहकर वापस आए और भारत में फैली रूढ़िवादिता को कम किया, लेकिन कुछ भारतीय फिर भी इन्हें द्वेष की भावना से देखा करते थे। चूँकि इनके घर का माहौल भी काफ़ी धर्मप्रिय था, जिसके कारण इनके घर वाले भी इनका काफ़ी विरोध किया करते थे। इस वजह से इन्होंने अपना सारा ध्यान समाज सेवा में लगा दिया और 1844 में कुछ छात्रों को लेकर ब्रिटेन पहुँचे डॉक्टर बनाने के लिए। लेकिन जब ये तीसरी बार 1846 में ब्रिटेन को छात्रों को शिक्षा दिलाने के लिए पहुंचे तो उस बीच इनकी मृत्यु हो गई। यह खबर महारानी विक्टोरिया को लगी तो महारानी विक्टोरिया ने अपनी स्वयं की बग्घी इनके शव को मान सम्मान से रिसीव करने के लिए भेजा और वहीं के कैंसल ग्रीन कब्रिस्तान में इनके शव को दफना दिया गया। तो कुछ इस प्रकार के थे द्वारिकानाथ टैगोर, जिनकी दानशीलता और उदारता की वजह से अंग्रेज भी उन्हें प्रिंस कहा करते थे। दान कुछ इस हद तक का था कि लास्ट में वो कर्ज तक में डूब गए। लेकिन जो हमारे इतिहासकार हैं वो सिर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर के गुणगान करते हैं, वजह सिर्फ साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना। लेकिन साहित्य में बदलाव और किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाना दोनों अलग अलग चीज़ है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप साहित्य को बड़े मुकाम पर रखते हो या किसी की ज़िंदगी को। इस बारे में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।